नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, भाजपा लगातार एक्शन मोड में आ चुकी है। 2024 का रण लगभग तैयार है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी केवल वोट के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए काम करती है। चौधरी ने कल होने वाली कार्य समिति की बैठक में शामिल किए जाने वाली तमाम बातों पर भी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने देश के कमजोर 72,000 ऐसे बूथ हैं जिन पर अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों को भेजकर उन्हें मजबूत करने की जो कवायद है उसको तेज कर दी है, जिम्मेदारी सौंप दी है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने इसके सापेक्ष 1,04,000 बूथ को मजबूत करने का काम भी किया है। उन्होंने कहा कि विश्व में भाजपा ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जो मिशन मोड में काम करती है। जनवरी को भारत का प्रधानमंत्री जी का भारत मिला और भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं और अन्य क्षेत्रों में विधानसभा के चुनाव इन सब विषयों पर चर्चा हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका राज्य कार्य समिति के सभी मान्य सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कठिन समय में आदरणीय नेताजी को नेतृत्व करने का अवसर मिला था। कोरोना काल में जिस तरह से पार्टी को सेवा का उपकरण बनाया, जिस तरह से विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी की देश भर में एक शानदार सफलता मिली। तो चलिए, लगातार बीजेपी मिशन मोड में आ चुकी है। और सपा क्या कर रही है? अखिलेश यादव जो है दक्षिण का दौरा कर रहे हैं। तीसरे पक्ष यानी कि तीसरा मोर्चा को खड़े करने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कितनी तैयार है सपा? बीजेपी तो एक्शन मोड में आ गई है। अभी आपने भूपेंद्र चौधरी को भी कहते हुए सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार एक्शन मोड में रहती है और हम मिशन मोड से कभी पीछे हटते ही नहीं है। तो आप तो सोचिए ही नहीं कि हम घर बैठते हैं फिर उसके बाद जाते हैं चुनाव लड़ते हैं। भाई, हम हमेशा हर वक्त चुनावी मोड में ही रहते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता है आप। बहुत स्वागत है भुवन जी आपका। और साथ में हमारे साथ एसएन सिंह जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप भाजपा के। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। भुवन जी, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने दौरा तो शुरू कर दिया है, लेकिन वो दौरा धरातल पर कब तक आएगा? आप अपने कार्यकर्ताओं को कितना कलेक्ट कर पाएंगे, मजबूत कर पाएंगे? क्योंकि चुनाव असल में नेता से ज्यादा कार्यकर्ता लड़ता है। देखिए पूजा जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूं, जो मैनपुरी का जो उपचुनाव हुआ उसके जो परिणाम ने के बाद निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता बहुत बूस्टअप है। और उसके बाद सोने पे सुहागा इस बात का है कि माननीय अखिलेश यादव जी हर जिले में जाके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और अपने नेता को अपने बीच में पाके कार्यकर्ताओं का बूस्टअप जो पहले से ही बढ़ा हुआ है, आज वो 4 गुना बढ़ गया है। और हम जो चुनाव में जाएंगे, चाहे वो नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो या 24 का चुनाव हो, हम लोग जाएंगे चुनाव में बूस्टअप के साथ। हमारा कार्यकर्ता में बहुत ज्यादा उत्साह है। जबकि इसके विपरीत हम देख पा रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी का चुनाव हो, चाहे खतौली का चुनाव हो, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट में है। और अभी अभी आप देखेंगे जिस प्रकार इन्होंने ओबीसी के आरक्षण को खाने का काम करा और जो चुनाव आज लेट हुआ है, वो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो होमवर्क सही से नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आरक्षण भी का भी फैसला नहीं हो पाया, ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाया और चुनाव भी लेट हो गया। जो चुनाव जनवरी में हो जाना था, अब वो शायद अप्रैल, मई, जून में जब भी होगा तब होगा। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस समय बैकफुट में है और इस समय समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फ्रंट फुट पे खेल रहा है।
ठीक है, फ्रंट फुट पर खेल रहा है कार्यकर्ता, ये आपका कहना है, लेकिन इस पर मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन जरूर करूंगी। एसएन सिंह जी के पास जब मैं जाती हूँ, एसएन सिंह जी, आपके लिए तो भाई खुशी की बात है, आप हमेशा ही चुनाव लड़ते रहते हैं, बीजेपी हमेशा ही चुनाव लड़ती रहती है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम आपके चलते रहते हैं, लेकिन सवाल ये कि मैनपुरी और खतौली के बाद क्या 2024 उतना ज्यादा बीजेपी के लिए आसान रहने वाला है? कल की जो कार्य समिति है उससे कितनी उम्मीदें? गाजीपुर में बीजेपी नड्डा भी आकर के गए। पूजा जी, देखिए, चाहे वो किसान हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, कोई विद्यार्थी हो, जिसकी जितनी तैयारी होती है उसको उतनी भागीदारी मिलती है। अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है पूजा जी, तो आपको केवल ईवीएम पर सवाल नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसी पार्टियों की तरह जो सिर्फ ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लास्ट कुछ महीनों में आते हैं और श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह आपको लगना पड़ेगा, जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है, जो निश्चित तौर पे आपने कहा, सराहा कि 24/7 आवर्स कार्यकर्ता बेस जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो कार्य करती है, जनता के बीच में रहती है, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है, ऐसे चीजों को लेकर आती है जो जनता के हित में होती है। और पूजा जी, 2014 से उत्तर प्रदेश का इतिहास भी बदल गया, भूगोल भी बदल गया। कुछ लोग समवायी समीकरण चलाते थे, जातिवाद संप्रदायवाद की राजनीति करते थे, क्षेत्रवाद और अपहरणवाद की राजनीति करते थे, कर्फ्यूवाद की राजनीति करते थे, आज विकासवाद राष्ट्रवाद की राजनीति। लेकिन एसएन जी, अभी जो आरक्षण वाला विषय उठाया यहाँ पर भुवन जी ने, उस आरक्षण वाले विषय के बाद भी तो बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर आई है और उसके बाद भी आप पर बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। क्या कल की कार्य समिति में बीजेपी के पास कोई प्लान बी है 2024 में, ओबीसी जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग है उसको सेटिस्फाई करने के लिए? कोई प्लान बी आप रेडी कर रहे हैं? पूजा जी, आज के हिंदुस्तान अखबार में क्या निकला है वो कौन जानेगा? अगर पूजा जी पढ़ेंगी कि आज के हिंदुस्तान अखबार में क्या निकलेगा तो जानेंगी, और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं जानेगा। सीधी सी बात है, जो जमीन पे रहेगा, जो जनता के बीच में रहेगा, वो जन समस्याओं को जानेगा और उसका निराकरण करेगा। ओबीसी की बात आप करती हैं, ओबीसी आयोग को मान्यता देने का कार्य किसने किया? संवैधानिक मान्यता देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ओबीसी आयोग को जो प्राथमिक निकाय के चुनाव में हो या ग्रामीण चुनाव में मान्यता देने का कार्य किसने किया? जब कल्याण सिंह की सरकार थी तब किया गया। हम उस पे नहीं आते, हम आते हैं तैयारियों पे। देखिए, एक लोग इंतजार करके बैठे रहते हैं, मैं तो कहूंगा भगवान न करे कि कोई भी पार्टी हो श्रद्धांजलि के नाम पे वो वोट मांगे, क्योंकि वो अच्छी चीजें नहीं होती है। वो एक ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम पे मांगना होता है। अगर आपको वोट मांगना है, आप अपने कार्यकाल के विकास के नाम पे मांगेंगे। भारतीय जनता अपने पार्टी अपने कार्यकाल के विकास के नाम पे मांगेगी, आपने कितना आवास दिया और भारतीय जनता पार्टी के समय कितने आवास दिए गए। आपके समय में 13 चीनी मिलें बंद होती हैं, हमारे समय में 4 चीनी मिलें चालू होती हैं नहीं, और 20 चीनी मिलों के क्षमताओं में वृद्धि होता है। हम किसान सम्मान निधि देने का कार्य करते हैं, हम किसान क्रेडिट कार्ड देने का कार्य करते हैं, हम महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, हम किसानों के लिए कार्य करते हैं, निश्चित तौर पर सड़कों का निर्माण कराते हैं, हम रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, इस तरह के। ठीक है, भुवन जी के पास में जाऊंगी, भुवन जी के पास में जाऊंगी। ये बहुत शॉर्ट टर्म डिबेट जैसा ही है ये, इसको हम फुल टाइम नहीं ले रहे हैं। भुवन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए दक्षिण की तरफ तो चले गए अखिलेश यादव, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर मेन जो है आपका होल्ड है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, जहां पर सपा का मेन होल्ड है, उसको कैसे आप मजबूत करेंगे? मैनपुरी और खतौली से तो ठीक है, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन लोकसभा सिर्फ मैनपुरी और खतौली तो नहीं है ना। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जो विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेंगे हम सबका स्वागत करेंगे और सबको सहयोग करेंगे। हाँ। माननीय नीतीश कुमार जी ने इसके प्रयास करा। एक सवाल मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी बीच में। क्या बीजेपी की मशीनरी से डर लगता है क्या? एक बार दोबारा बोलेंगे पूजा जी? बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी से डर लगता है क्या? नहीं, इलेक्शन मशीनरी से डर नहीं लगता, हम लोग चुनावी तैयारी में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है ये तो इनको तय करना है। हमारी तैयारी पूरी है, हम लोग पहले तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारी जो विपक्षी एकता के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, आदरणीय ममता जी ने करा, आदरणीय नीतीश जी ने करा, चंद्रशेखर रावत जी ने कहा, हम लोग उनको सहयोग करने का काम करेंगे, समर्थन करने का काम करेंगे। ठीक है, सहयोग समर्थन का आप जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एसएन सिंह जी के पास जाऊंगी। एसएन जी, मैं कल की कार्य समिति से बीजेपी को कितनी ऊर्जा की उम्मीद है? अभी तो जेपी नड्डा भी आकर के गए हैं, बहुत जान फूकी है उन्होंने, और 24 आते आते तो भाई आप लोग बहुत बूस्टअप भी हो जाते हैं, वो मैं मान रही हूँ, लेकिन कल की कार्य समिति से बीजेपी को कितनी उम्मीद?
बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। देखिए, जो कार्य समिति होती है उसमें चर्चा होती है, हम्म। उसमें आपके बड़े पदाधिकारी एक साथ शामिल होते हैं और सबकी अपनी राय होती है। हम्म। कोई प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की जो एक अखिलेश जी निर्णय बाकी लिए। सारे प्राइवेट लिमिटेड हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या हालत होती है। आपके चैनल के माध्यम से ही दिखाया जाता था। इनके सहयोगी भी कहते थे केवल ट्विटर पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, मीडिया में जाते नहीं, सड़कों पे जाते नहीं, नहीं, अब तो ग्राउंड पर उतर रहे हैं ना, अब तो ग्राउंड पर उतर रहे हैं वो। उतरना चाहिए। जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, दोनों का कार्य है प्रदेश की खुशहाली के लिए कार्य करना, भुवन प्रदेश जी की आपका काउंटर है, भुवन जी आपका काउंटर। जनता के लिए कार्य देखिए करना। मैं क्योंकि हमारी कार्यकारिणी में देखिए मैं सिर्फ योजनाएं बनाई जाती हैं, किस तरह से जो सरकार की योजना है, जो संगठन की योजना है, जन जन तक पहुंचाना और जन जन की जो समस्या है वो ऊपर तक पहुंचाना, उसका निराकरण करना। पूजा जी, जो हमारा है हम उसको सर पर लगाते हैं, जो हमारा नहीं है उसको हम अपना बनाने का कार्य करते हैं। इसी नाते तो हमारा सबसे सुंदर नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कई लोग फैक्टर चलाते हैं, जाति वाला फैक्टर, एम वाला फैक्टर, वाई वाला फैक्टर। नहीं और साहब, इसमें तो मैं थोड़ा सा डिनाई करूंगी, वो तो आप भी साधते हो। चलिए भुवन जी आपका काउंटर है, इसके बाद में क्लोज करूंगी। देखिए मैं सिंह साहब को बताना चाहता हूं, जो लोग ट्विटर पे रहने का आरोप लगाते हैं उन्होंने आपकी सीटें घटा दी है महाराज। 125 विधायक हमारे अलायंस के आए, 111 समाजवादी का है। नंबर 2, आ जाइए आप उपचुनाव पे आइए। आप जो सीट पे हमारे नेताजी 1 लाख से जीते थे उस पर 3 लाख से आपको पटकनी देने का काम, लगभग 3 लाख आपको केवल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करा। अब आ जाइए खतौली का चुनाव। खतौली में आपकी सीट थी, हमने हराने का काम करा। इससे पता चलता है कि धरातल पे कौन काम कर रहा है और कौन ट्विटर पे काम कर रहा है। लेकिन असली भुवन जी ये भी आप एक्सेप्ट करोगे कि असली जो परीक्षा है 24 है, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको सिंपैथी वोट्स मिल गए हो, लेकिन वहां पर अगर आप डिफीट करते हो या फिर मार्जिन काटेगा रहता है तब मजा आएगी देखने में। और मैं आपको दोबारा बैठाऊंगी चर्चा में। पूजा जी, श्रद्धांजलि और सहानुभूति का वोट किसको चाहिए? नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने वो कोड कर दिया, भुवन जी को सुन लेते हैं। मैंने वो कोड कर दिया हसन जी। पूजा जी मैं बताना चाहता हूं 2024 का जो चुनाव है उसमें हम लोग मैनपुरी का मॉडल लेके जाएंगे। और मैनपुरी का मॉडल क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मैनपुरी का जो मॉडल है वो है सौहार्द का मॉडल। मैनपुरी का जो मॉडल है वो है विकास का मॉडल। मैनपुरी का जो मॉडल है वो है गंगा जमुना तहजीब का मॉडल। मैनपुरी का जो मॉडल है वो है इस उत्तर प्रदेश को विश्व का और नहीं प्रदेश का सबसे बड़ा अच्छा राज्य बनाने के विकास के मॉडल का हम लोग काम मॉडल को लेकर आप नहीं गए थे। इसका मतलब भुवन जी, प्रदेश में बाकी जगह जहां भी चुनाव हुआ हमारे भुवन भैया वहां विकास मॉडल को लेकर नहीं गए थे, वहां पुराने अपराध मॉडल को लेकर गए थे, या परिवारवाद को लेकर गए थे, क्षेत्रवाद को लेकर गए थे। ऐसे जी आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कम से कम चलिए कुछ तो सीख ले रहे हैं, आगे आपको टफ फाइट भी देने वाले हैं, तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सा भी अलर्ट होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। कार्य समिति की कल बैठक है बीजेपी की और कार्य समिति पर सभी की नजर निगाहें बनी रहेंगी और बेहद खास होने वाली है कल की बैठक, जिसके बाद बीजेपी वाकई 2024 के चुनावी मोड में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो G20 समिट के लिए वॉकथॉन का आयोजन हुआ है और आम जनता को जोड़ने के लिए 4 मेन शहर जो कि जान है उत्तर प्रदेश की, वहां पर आयोजन किया गया। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें। वॉकथॉन का आयोजन हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फ्लैग ऑफ किया G20 वॉकथॉन का और इस दौरान ये कुछ किलोमीटर तक लोगों को जोड़ती हुई यात्रा जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी लगातार अनवरत आगे बढ़ रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमने पूरी दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया है। के लिए आनंद का विषय होगा कि हम भी इस अवसर पर जो कुछ भी हमारे पास है, आतिथ्य सेवा के साथ साथ आजादी के इन 75 वर्षों में इस देश ने विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छुआ है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भारत ने अपनी सामर्थ्य का परिचय दुनिया को कराया भी है।
लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए गन्ने का वर्तमान मूल्य घोषित किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने पत्र में लिखा कि पेराई आधा सत्र बीत चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने गन्ने के सरकारी मूल्य की घोषणा तक नहीं की। किसान मिलों को बगैर मूल्य जाने ही गन्ने की आपूर्ति के लिए मजबूर है। गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसान बेहद दुखी नजर आ रहे हैं और जयंत चौधरी ने यह भी कहा कि मेरा सरकार से अनुरोध कि जल्द ही गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया जाए। जालौन पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। शिक्षा स्नातक के चुनावों को लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की 5 सीटों पर सपा को जीत मिलेगी। बीजेपी पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी समानता की राजनीति करती है, बीजेपी जैसा झूठा व्यवहार नहीं करती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार ने पिछड़े, दलित और मुस्लिम वर्ग के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, सिर्फ कोरी बयानबाजी की। स्नातक एमएलसी का चुनाव करीब है। समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कितनी सीट जीतने की संभावना? जो उत्तर प्रदेश में 5 विधान परिषद के चुनाव हैं, जिसमें 3 स्नातक के हैं और 2 शिक्षक के। इलाहाबाद झांसी का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का ये चुनाव है। 30 तारीख को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने डॉक्टर SP सिंह पटेल जो इलाहाबाद के लेक्चरर हैं, उनको समाजवादी पार्टी का शिक्षक एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। पूरा जोशीमठ आपदा को लेकर के लगातार सियासत जारी है, सियासत बढ़ती जा रही है। साथ ही आपदा के बाद सरकार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जोशीमठ आपदा पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। तो वहीं अभी भी जोशीमठ क्षेत्र में बाजार खुल रहे हैं। साथ ही जोशीमठ में 70% जनजीवन सामान्य है। ये बात मुख्यमंत्री ने कोट करी है। सरकार की पूरी कोशिश कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाए। वन मुख्यालय पहुंचे सीएम धामी जोशीमठ आपदा पर भी बातचीत करते नजर आए थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। जोशीमठ की हम लोग रोज मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहां पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहाँ के बाजार भी खुले हुए हैं, वहाँ के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी ही और NDMA भी वहाँ पर काम कर रही है। काबीना मंत्री गणेश जोशी किशनपुर राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गणेश जोशी ने चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्रों को पेंटिंग उनकी देखी है और साथ ही अपने स्कूल के समय के अनुभवों को छात्रों के साथ साझा भी किया और आगामी परीक्षाओं के लिए उन्हें सलाह दी। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र की हो या फिर प्रदेश की सरकार, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है, निश्चित ही इस प्रकार के आयोजनों से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री जी खुद छात्रों से बात करते हैं। आज परिस्थिति पर चर्चा और संवाद कार्यक्रम किशनपुर इंटर कॉलेज में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे आने का मौका मिला। अभी मैंने जो पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई, उसका अवलोकन करने का मौका मिला। तो वास्तव में इन बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है। तो आपने देखा, सुना, समझा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का जा रही है। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि बैठक 29 और 30 जनवरी को मुनी की रेती में आयोजित की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का साफ तौर पर कहना कि बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। पार्टी संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की कार्यकारिणी की इस दौरान बैठक हुई थी और बैठक में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, जिसको अब प्रदेश स्तर पर इंप्लीमेंट करने के लिए कार्य समिति की बैठक की जाएगी। वो ऐसा हमने चुना है। 29-30 तारीख को बैठक रहेगी और उससे पहले हमारा प्रयास है कि हम जिले के अपने जो मोर्चे हैं उन मोर्चों की गठन हम कर लें। तो सुन रहे थे आप महेंद्र भट्ट को साफ तौर पर कहते नजर आए कि
आगामी 2024 के चुनाव हैं, उससे पहले हम प्रदेश स्तर पर समितियों का गठन कर लें और संगठन का जो भी विस्तार होना है उसको कर लें, तो हमको और बेहतरी के साथ में काम करने का मौका मिलेगा। इसी के दृष्टिगत आगामी कार्य समिति की बैठक होने वाली है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।